A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल, और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है ईंधन, ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहां पे कवर अप कराने वाला हूं, और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैं नेक्स्ट वीक से अपने दूसरे चैनल पर भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस चैनल की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है ईंधन। ईंधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ईंधन होता क्या है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को ईंधन कहा जाता है, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जलने पर यानी दहन करने पर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को ईंधन कहा जाता है। तो यहां पे आपको सबसे पहले ईंधन के बारे में बताया गया। आपको पता होना जरूरी है कि जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जलने यानी दहन करने पर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को ईंधन कहा जाता है। अब यहां पे एग्जाम्पल भी आपका दिया है। उदाहरण के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है केरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं। चाहे आप केरोसिन बोलिए, चाहे मिट्टी का तेल बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ईंधन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है डीजल, फिर पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, फिर इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है एलपीजी, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब देखिए, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो आपको इंग्लिश में भी याद होना जरूरी है और हिंदी में भी आपको याद होना जरूरी है। मैं आपको लिख के बता देता हूं एलपीजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मैं आपको लिख के बता देता हूं LIQUEFIED, यानी लिक्विफाइड। फिर इसके बाद क्या आता है? पेट्रोलियम, तो PETROLEUM, पेट्रोलियम। फिर लास्ट में आपका आएगा गैस। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में भी आपको याद होना जरूरी है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एलपीजी के बाद यहां पे लिखा हुआ है सीएनजी। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि
सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मैं आपको सीएनजी का फुल फॉर्म लिख के बता देता हूं। तो क्या होता है, कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड। फिर इसके बाद क्या आएगा, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। फिर लास्ट में आपका आएगा गैस। तो ध्यान रखिएगा सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इंग्लिश में भी आपको याद होना जरूरी है और हिंदी में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पे बताए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ था सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में से बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि। ये सब क्या है, ये सब ईंधन के उदाहरण है। यहां पे एग्जाम्पल्स आपको बताए गए थे और यहां से दो क्वेश्चन आपका बना, वो मैंने आपको बता दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया एंड आंसर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि सामान्यतया हाइड्रोकार्बनों, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थात कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा है कि सामान्यतया हाइड्रोकार्बनों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोकार्बन से मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों का। ध्यान रखिएगा, तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया है ईंधनों के प्रकार, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो ये भी टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर यहां पे बताया गया है। तो यहां पे आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या दिया है, सबसे पहले यहां पे लिखा है ठोस ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड फ्यूल। तो चलिए देखते हैं आखिर ठोस ईंधन होता क्या है। तो यहां पे लिखा है कि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो ठोस ईंधन होता है, ये ईंधन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तथा जलने के पश्चात सामान्यतया अवशेष यानी राख छोड़ते हैं। साथ ही इनका ज्वलन ताप उच्च होता है। अब उदाहरण के तौर पे यहां पे क्या बताया गया है, लकड़ी, कोयला, चारकोल, पैराफिन मोम आदि, ये सब क्या है, ये सब ठोस ईंधन है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या होती है, ठोस होती है ना, ठोस ईंधन है। और जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो अवशेष मिलता है ना, जब लकड़ी को आप जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, राख मिलती है ना, लकड़ी की अवशेष मिलता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ठोस ईंधन आपका है। अगर आपसे ठोस ईंधन का एग्जाम्पल पूछा जाए, उदाहरण पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कोयला, चारकोल, पैराफिन मोम आदि, और कई सारे होते, लेकिन आपको इतने यहां पे याद रखने हैं, ये आपके यहां पे एग्जांपल्स हो जाएंगे ठोस ईंधन के। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप यहां पे क्या दिया है। सेकंड टाइप यहां पे दिया है द्रव ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिक्विड फ्यूल। तो चलिए देखते हैं आखिर द्रव ईंधन ये क्या होता है। तो यहां पे लिखा है ये ईंधन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, द्रव ईंधन है तो ये ईंधन क्या होंगे, द्रव अवस्था में ही तो पाए जाएंगे। तो ये ईंधन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तथा अधिक वाष्पशील अर्थात निम्न क्वथनांक वाले होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो द्रव ईंधन होते हैं वो अधिक वाष्पशील होते हैं, यानी निम्न क्वथनांक वाले होते हैं। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि इनका ज्वलन ताप निम्न यानी कम होता है। यानी जो द्रव ईंधन होते हैं इनका ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है। यह आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि द्रव ईंधन का होता है ज्वलन ताप कम होता है, अधिक होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना जरूरी है कि द्रव ईंधन जो होता है इनका
ज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहां पे हो गया सेकेंड टाइप। उदाहरण देखते हैं इसका क्या दिया है। उदाहरण दिया है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जिसे हम कैरोसिन का तेल भी बोलते हैं, एल्कोहल आदि। ये सब क्या है? ये सब द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। तो अगर आपसे द्रव ईंधन का उदाहरण पूछा जाए तो आपको पता होना जरूरी क्या क्या हो जाएगा। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जिसे हम कैरोसिन का तेल बोलते हैं, एल्कोहल आदि। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा एग्जांपल्स। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या दिया, थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप यहां पे दिया है गैसीय ईंधन जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गैसियस फ्यूल। तो गैसीय ईंधन ये क्या होते हैं? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं तथा इनका ज्वलन ताप कम होता है। ध्यान रखिएगा, जिस ईंधन का ज्वलन ताप कम होता है वह अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जिस ईंधन का ज्वलन ताप जो कम होता है वो सबसे अधिक ज्वलनशील होते हैं, और जिस ईंधन का ज्वलन ताप क्या होता है, अधिक होता है, ज्वलन ताप अधिक होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सबसे कम ज्वलनशील है। यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर ज्वलन ताप कम है ईंधन का तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईंधन जो है वो अत्यधिक ज्वलनशील है, जल्दी से जलेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, शीघ्र ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और जैसे मान लीजिए कोई ईंधन है उसका ज्वलन ताप अधिक है तो वो क्या होगा, वो कम ज्वलनशील होगा, जलने में ज्यादा टाइम लेता है और ऊष्मा भी कम देता है। ये भी ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं गैसीय ईंधन के। तो यहां पे दिया है द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी, और एलपीजी का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, फिर यहां पे कोल गैस, फिर इसके बाद लिखा है वाटर या जल गैस। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में। आपसे पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। क्या पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो गए थे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पे जल गैस का सूत्र बता देता हूं क्या होता है। CO+H2 ये होता है, ये जल गैस का सूत्र होता है। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर इसके बाद H2 से मतलब हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी CO+H2 ये जल गैस का सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको नीचे जल गैस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था, आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे यहां पे दिया है प्रोड्यूसर गैस, इसका भी फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा प्रोड्यूसर गैस के बारे में डिटेल में। मैं आपको यहां पे प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2। ये होता है, ये किसका है, ये प्रोड्यूसर गैस का है। ध्यान रखिएगा, CO से मतलब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस N2 यानी N2 से मतलब हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहां पे है बायोगैस आदि। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं। इसके बाद यहां पे लिखा है कि इन गैसीय ईंधनों के संगठनों तथा स्रोतों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है। तो नीचे आपकी यहाँ पे एक टेबल दी गई है, सारणी दी गई है। चलिए ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक तरफ यहाँ पे गैसीय ईंधन लिखा हुआ है, एक तरफ संगठन लिखा हुआ है, और एक तरफ यहाँ पे स्रोत लिखा हुआ है कि कहाँ से ये मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक गैस। क्या लिखा है, प्राकृतिक गैस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। तो इसका संगठन क्या होता है, तो देखिए प्राकृतिक गैस में मेथेन जो होती है वो एक
83% होती है, यानी अधिकतम मात्रा में होती है मीथेन। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है, तो 83% होती है, ध्यान रखिएगा। और मीथेन यहां पे लिखा हुआ है, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन को हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। किस गैस के नाम से, मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मीथेन को ही हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, तो आंसर आपका होगा CH4, क्योंकि हम मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद यहां पे एथेन लिखा है, एथेन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। ध्यान रखिएगा, जितने फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, प्राकृतिक गैस में जो मीथेन होती है वो 83% होती है, और उसके अलावा आपकी एथेन भी होती है, यानी मीथेन प्लस एथेन। और स्रोत क्या है इसका, पेट्रोलियम के कुओं से। ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक गैस है कहां से मिलती है, पेट्रोलियम के कुओं से, ये इसका स्रोत है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहां पे प्राकृतिक गैस के बारे में बता दिया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है इसका संगठन आप लोगों से पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी मैं आगे बताता हूं, उससे पहले मैं आपको यहां पे संगठन बता देता हूं। देखिए, यहां पे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में यहां पे मुख्य घटक क्या होती है, ब्यूटेन। देखिए ब्रैकेट में यहां पे लिखा है मुख्य घटक, यानी ये मुख्य घटक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में जो ब्यूटेन है ये मुख्य घटक होती है, ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन यहां पे लिखा है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, C4H10। ध्यान रखिएगा, ये किसका होता है, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, C4H10। ब्यूटेन मुख्य घटक है। फिर इसके अलावा प्रोपेन भी होती है, क्या होती है, प्रोपेन भी होती प्लस एथेन भी होती है। तो देखिए, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, C4H10 होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस प्रोपेन होती है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8 होता है। ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, C3H8। फिर इसके अलावा एथेन का क्या होता है, एथेन का C2H6, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया हुआ था। ठीक है, तो फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। तो ये द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का संगठन है। क्या क्या है, ब्यूटेन मुख्य रूप से यानी मुख्य घटक है, फिर प्रोपेन और प्लस एथेन। और कहां से मिलती है, स्रोत क्या है, तो तेल के कुओं से। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक टाइप तो ये हो गया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का संगठन है, और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ये भी ऑप्शन आपका रहेगा, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस एथेन, ये भी आपका रहेगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठन क्या है, मुख्य घटक क्या है, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ये आपका होता है ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का संगठन है। इतने टाइप से आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक टाइप और है आपका, यह पूछा सकता है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में पाया जाता है, या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होती है, यह भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस एथेन, यह आपको ध्यान रखना है। और कहां से मिलती है, ये तेल के कुओं से, यह आपको ध्यान रखना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसके नीचे ठीक आपका दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम CNG बोलते हैं। पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए, CNG में 90% आपकी मीथेन होती है। मीथेन से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, CH4, जिसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। तो 90% यहाँ पे मीथेन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां से मिलती है, तेल के कुओं से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संगठन ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए
कि यहाँ पे कि सीएनजी का संगठन है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेथेन जो है ये 90% इसमें होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट दिया है जल गैस या भाप अंगार गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी सभी क्वेश्चंस में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या दिया है, जल गैस या भाप अंगार गैस। तो देखिए संगठन इसका क्या होता है, CO+H2। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से मतलब हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल गैस का संगठन क्या होता है, या फिर आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि जल गैस का सूत्र क्या होता है, जो कि ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए जल गैस ना लिख करके ये भी लिख दिया जाएगा कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जल गैस और भाप अंगार गैस ये दोनों एक ही हैं, चाहे आपसे बोला जाए जल गैस या फिर बोला जाए भाप अंगार गैस, ये दोनों एक ही हैं, बस नाम यहां पे अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। तो जल गैस या भाप अंगार गैस इसका संगठन क्या होता है, CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। स्रोत क्या है, स्रोत है रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, जल गैस या फिर भाप अंगार गैस। जैसे आपका ऑप्शन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखिए ऑप्शन में आपका जल गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको भाप अंगार गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही हैं, नाम यहां पे अलग अलग हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहला टाइप आपसे पूछा जा सकता है कि जल गैस का सूत्र क्या होता है, जो कि 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, सेम यही होगा, ठीक है। फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके कौन सी गैस प्राप्त होती है, जल गैस या फिर भाप अंगार गैस प्राप्त होती है। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जल गैस का अन्य दूसरा नाम क्या है, भाप अंगार गैस है। या फिर यह पूछा जा सकता है कि भाप अंगार गैस का अन्य दूसरा नाम क्या है, जल गैस है। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पे बता दिए जो यहां पे इस टॉपिक से बन सकते थे आपके जल गैस से रिलेटेड, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पे दिया है वायु अंगार या प्रोड्यूसर गैस। ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, वायु अंगार या प्रोड्यूसर गैस आपका दिया है। तो देखिए प्रोड्यूसर गैस चाहे बोलिए चाहे वायु अंगार गैस बोलिए, बात आपकी एक ही होगी, बस नाम यहाँ पे अलग अलग है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा जल गैस या भाप अंगार गैस। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि वायु अंगार गैस इसका संगठन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, CO+N2। तो देखिए CO से हमारा मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। और मैं आपको अब बता देता हूं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आपसे सबसे पहले यह पूछा जाएगा कि वायु अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है। तो आपका आंसर होगा CO+N2 होता है। चाहे प्रोड्यूसर गैस पूछा जाए चाहे वायु अंगार गैस पूछा जाए, नाम अलग अलग हैं लेकिन एक ही है ये दोनों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूत्र आपसे पूछा जा सकता है या फिर संगठन आपसे पूछा जा सकता है, और ये मिलता कहां से, स्रोत क्या है इसका, इस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि रक्त तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करके। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि रक्त तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करने पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो देखिए वायु यहां पे आ रहा है तो तुरंत आप बता देंगे वायु अंगार गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड ऑप्शन में आपको फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रक्त तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करने पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, आपको ऑप्शन में ये
फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो फॉर्मूला भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं कि कोई क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके बनते हैं थ्योरी पार्ट के बीच में से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पे हो जाएगा वायु अंगार या प्रोड्यूसर गैस। पूरा टॉपिक मैंने आपको इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहां पे कोल गैस आपका दिया है, कोल गैस यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका संगठन क्या दिया है? सबसे पहले यहां पे लिखा है H2, H2 से हमारा मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है CH4, CH4 से हमारा मतलब मेथेन। फिर इसके बाद यहां पे C2H4 लिखा है, ये देखिए C2H4 लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एथिलीन। फिर इसके बाद C2H2 लिखा है, C2H2 से हमारा मतलब हो जाएगा एसिटिलीन। फिर लास्ट में यहां पे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी काफी लंबा संगठन यहां पे दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। H2 प्लस CH4 प्लस C2H4 प्लस C2H2 प्लस CO, यानी हाइड्रोजन प्लस मेथेन प्लस एथिलीन प्लस एसिटिलीन और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना आपका लिखा हुआ है। और ये मिलता कहां से है? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? कोल गैस प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको अपनी बुक के एक्सरसाइज में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जरूर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने बुक के सभी क्वेश्चन पढ़ लिए जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वहीं से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थ्योरी पार्ट के बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया जाएगा और वहीं से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डीप नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ लिया कीजिए अगर आप लोगों के पास बुक है, तो नहीं है तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। ये कोल गैस का हो गया यहाँ पे। फिर लास्ट में आपका दिया है तेल गैस, क्या दिया है? तेल गैस दिया है। यहां पे इसका संगठन क्या दिया? CH4 यानी मेथेन। फिर इसके बाद प्लस C2H4, C2H4 से मतलब एथिलीन। फिर प्लस C2H2 यानी एसिटिलीन। मिलता कहां से है? केरोसिन के भंजक आसवन द्वारा। तुरंत आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरोसिन के भंजक आसवन द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? तेल गैस मिलती है, ध्यान रखिएगा। संगठन मैंने आपको बताया CH4 प्लस C2H4 प्लस C2H2 यानी मेथेन प्लस एथिलीन प्लस एसिटिलीन, ध्यान रखिएगा। ये आपका यहां पे हो गया टॉपिक। देखिए ये जो सारणी मैंने आपको बताई है ना, ये आपको एकदम अच्छे से आज के आज ही याद कर लेनी है, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इससे रिलेटेड उसको भी नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे एक लिखा हुआ है आपका नोट कि एलपीजी में ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन दोनों उपस्थित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि एलपीजी में उपस्थित होता है, और ऑप्शंस 4 आपको दे दिए जाएंगे, ये भी आपका रहेगा ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। ध्यान रखिएगा कि एलपीजी में यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन दोनों उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहां पे लिखी हुई है। तो देखिए इस टेबल को अच्छे से आज के आज ही याद कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस बन सकते थे ये भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे अब आपका क्या दिया है? अब आपका यहां पे उत्पत्ति के आधार पर दिया हुआ है ईंधन का प्रकार, ठीक है। अभी हमने भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ा था, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं। ये अभी हमने कहां पे पढ़ा था? यहां पे देखा था, ये भौतिक अवस्था के आधार पर हमने पढ़ा था ना। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे? हमारा यहां पे दिया हुआ है उत्पत्ति के आधार पर। तो यहां पे लिखा है कि उत्पत्ति के आधार पर ईंधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला यहां पे क्या दिया है? प्राथमिक ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी फ्यूल। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक ईंधन होता क्या है। तो यहां पे लिखा है इन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। जो प्राथमिक ईंधन होते हैं, प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं, इनको कहां से प्राप्त किया जाता है? नेचर से, यानी इन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, तथा ये दहन पर यानी दहन करने पर शीघ्र ही ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या हैं? ये सब
प्राइमरी फ्यूल्स है यानी प्राथमिक ईंधन के उदाहरण हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए कि प्राथमिक ईंधन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, तो इतना याद कर लीजिएगा, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक ईंधन के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है प्राथमिक ईंधन के उदाहरण। अब यहाँ पे दिया है सेकेंड टाइप, द्वितीयक ईंधन, जिसे हम सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्हें प्राथमिक ईंधनों से प्राप्त किया जाता है, यानी जो द्वितीयक ईंधन होते हैं इनको प्राथमिक ईंधनों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, उदाहरण के तौर पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, भाप अंगार गैस, कोल गैस, ये सब क्या होते हैं, ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऊष्मा काफी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे द्वितीयक ईंधन का उदाहरण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका द्वितीयक ईंधन का एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया है नोट पॉइंट में, यहाँ पे क्या लिखा है, इसे भी जाने। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी पदार्थ एक निश्चित न्यूनतम तापक्रम पर ही जलना प्रारंभ करता है। यह तापक्रम उस पदार्थ का ज्वलन ताप, ठीक है, ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। फिर इसके बाद लिखा है यदि पदार्थ का ज्वलन ताप से कम हो, ठीक है, यदि पदार्थ का ताप ज्वलन ताप से कम हो तब वह जलता नहीं है। आपको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, यदि पदार्थ का ताप ज्वलन ताप से क्या हो, कम हो, तब वह जलता नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन के रूप में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यदि पदार्थ का ताप ज्वलन ताप से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, वह जलता है कि नहीं जलता है, आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, तब वह जलता नहीं है, नहीं जलता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे यहाँ पे दिया है आदर्श ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आइडियल फ्यूल। तो आदर्श ईंधन ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ईंधन के रूप में कई पदार्थों को प्रयोग में लाया जाता है। सही बात है, ईंधन के रूप में तो कई पदार्थों को प्रयोग में लाया जाता है, परंतु ये सभी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं होते हैं। जो सभी ईंधन जो प्रयोग में लाए जाते हैं, सभी ईंधन वो आदर्श ईंधन नहीं होते, आइडियल फ्यूल नहीं होते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है केवल वे ईंधन ही आदर्श ईंधन कहलाते हैं जो निम्नलिखित लक्षण यानी गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको आइडियल फ्यूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा था केवल वे ईंधन ही आदर्श ईंधन कहलाते हैं जो निम्नलिखित लक्षण यानी गुण दर्शाते। तो यहाँ पे आदर्श ईंधन की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो चलिए देखते सबसे पहले क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जो सस्ते तथा सरलता से उपलब्ध हो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सेकेंड पॉइंट कि जिनके दहन पर हानिकारक एवं विषैली गैसें, धुआं आदि उत्पन्न ना हो, तभी ईंधन क्या होगा, आदर्श ईंधन होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जिनका ज्वलन ताप कम यानी उचित हो, ताकि इन्हें शीघ्रता से जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जा सके। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जिस ईंधन का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, वो शीघ्रता से जलने लगता है, यानी शीघ्रता से ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ये भी समझ लीजिए, जिस ईंधन का ज्वलन ताप क्या होता है, अधिक होता है, जिस ईंधन का ज्वलन ताप अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, वो फिर जलने में ज्यादा समय भी लेता है और ऊष्मा भी कम देता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जिनका ज्वलन ताप कम यानी उचित हो, यानी जिन ईंधनों का ज्वलन ताप कम होता है वो शीघ्रता से जलते हैं और ऊष्मा भी अधिक देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आदर्श ईंधन की एक विशेषता होती है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि दहन के पश्चात जो कोई अवशेष नहीं छोड़ते हो या कम अवशेष छोड़ते हो। ध्यान रखिएगा, ये भी आदर्श ईंधन की एक विशेषता होती है। ठीक है, जो दहन के पश्चात कोई अवशेष नहीं छोड़ते। अब जैसे
जैसे मैं आपको बता दूं एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज घरों पे होता है। तो जब एलपीजी गैस जलाई जाती है तो फिर जब जला के, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं एलपीजी गैस पे खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के बाद जब आप गैस को बंद करते हैं तो क्या यहाँ पे गैस में कोई अवशेष छूटा रहता है, कोई राख आपको मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो आदर्श ईंधन होता है आपका एलपीजी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना कि दहन के पश्चात जो कोई अवशेष नहीं छोड़ते हो या कम अवशेष छोड़ते हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जिनका ऊष्मीय मान अधिक हो, ठीक है, जिनका ऊष्मीय मान जो हो वो अधिक हो, क्या होते हैं? आदर्श ईंधन होते हैं, आइडियल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जिन्हें सुरक्षित रूप से भंडारित किया जा सके या एक स्थान से अन्य स्थान पर लाया या ले जाया जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा है, गैस तथा द्रव ईंधन इनमें से अधिकांश लक्षण दर्शाने के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा अधिक लाभदायक होते हैं। तो अभी ऊपर मैंने आपको एलपीजी का एग्जांपल बताया ही कि ये आइडियल फ्यूल आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गैस तथा द्रव ईंधन इनमें से अधिकांश लक्षण दर्शाने के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा अधिक लाभदायक होते हैं। अब जैसे ठोस ईंधन मान लीजिए, जैसे ठोस ईंधन आपका क्या है, ठोस ईंधन के तौर पर मैं आपको बताता हूं लकड़ी, ठीक है। जैसे लकड़ी, तो लकड़ी जैसे मान लीजिए चूल्हे का यूज गांव के लोग बहुत करते हैं, ठीक है, चूल्हा जानते हैं। तो देखिए लकड़ी, चूल्हे में लकड़ी से लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी से खाना बनाते हैं। तो लकड़ी का यूज जब करते हैं तो देखिए लकड़ी जो होता है, लकड़ी को जब हम जलाते हैं, ठीक है, तो देखिए ये एक तो जलना लेट में स्टार्ट करती है और यहाँ पे इसका ऊष्मीय मान भी बहुत कम होता है, ठीक है, ऊष्मा भी बहुत कम देती है, ठीक है। तो खाना काफी देर में बनता है, ये मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। तो लकड़ी क्या है, ठोस ईंधन का ही तो उदाहरण है लकड़ी। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि गैस तथा द्रव ईंधन इनमें से अधिकांश लक्षण दर्शाने के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा अधिक लाभदायक होते हैं। तो ठोस ईंधन का उदाहरण आपका क्या है, लकड़ी है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, गैस तथा द्रव ईंधन यहाँ पे लिखा है, तो गैस के तौर पे आप एलपीजी गैस को ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप किस पे खाना बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा, एलपीजी पे बनेगा ना, और यहाँ पे अवशेष भी आपको नहीं मिलेगा। और ये लकड़ी का अगर आप यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक तो ये जलने में भी टाइम लेगी, ऊष्मा भी कम देती है, और यहाँ पे धुआं भी काफी होता है, ये भी आप जानते हैं, और अवशेष भी छोड़ती है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं। आई होप आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यही यहाँ पे ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आपको आदर्श ईंधन की कुछ विशेषताएं बताई गई थी। ये देखिए आदर्श ईंधन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सब यहाँ पे बताया गया था, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि लकड़ी, अल्कोहल, गोबर के कंडे आदि में ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित रहते हैं, जिस कारण ये ईंधन शीघ्रता से जलते हैं, जबकि इनका ऊष्मीय मान हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखिए लकड़ी जल भी जाती है शीघ्रता से, जैसे मान लीजिए जल भी जाती है, तब भी इसका ऊष्मीय मान जो होता है कम होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आप एलपीजी गैस जला रहे हैं, ठीक है, गैस जला रहे हैं एलपीजी और लकड़ी जला रहे हैं, कौन सबसे पहले जलेगा ये बताइए, कौन सा सबसे पहले जलेगा? जाहिर सी बात है एलपीजी ना, ये पहले जलेगी। और अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, लकड़ी को जलाने में टाइम लगेगा ना, तो आप इससे समझ सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लकड़ी, अल्कोहल, गोबर के कंडे आदि में ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित रहते हैं, जिस कारण ये ईंधन शीघ्रता से जलते हैं, लेकिन उतनी भी शीघ्रता से नहीं जलते। ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी जो आपकी गैस होती है वो जल जाती है, उतनी जल्दी ये यहाँ पे ये ईंधन नहीं जलेंगे। अगर आप गोबर के कंडे जलाएंगे टाइम लगेगा जलने में, लकड़ी को जलाएंगे टाइम लगेगा, लेकिन इसके अलावा जो अगर आप एलपीजी गैस जलाएंगे, ये सब जलाएंगे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझा दिया, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहाँ पे कवर अप करा दिए हैं, लेकिन अभी भी इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स कवर अप कराऊंगा, जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का आप पढ़ लेंगे ना, तो क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उस दिन आप लोग अपने आप आंसर कर पाएंगे। तो थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।
ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।